नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, स्मृति ईरानी जिस तरह से अचानक सक्रिय राजनीति छोड़कर टीवी की दुनिया में लौट गई हैं, सास भी कभी बहू थी इस सीरियल में काम करने चली गई हैं और सितंबर से उनका सीरियल आने वाला भी है, तो उससे एक जिज्ञासा पैदा हुई है, एक पहेली है ये कि आखिरकार स्मृति ईरानी, जिनका इतना चमकदार करियर राजनीति में था, बिल्कुल धूमकेतु की तरह वो बीजेपी की राजनीति में चमकी थी। राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया था, उनकी पहचान थी, मंत्रिमंडल में उनकी अच्छी खासी जगह होती थी। उन्होंने अचानक बीजेपी को विदा तो नहीं कहा है, लेकिन बीजेपी की राजनीति से खुद को अलग कर लिया, टाटा बाय बाय कह दिया और उस दुनिया में लौट गई जिस दुनिया में ने उन्हें पहचान तो दी थी, लेकिन वो प्रतिष्ठा, वो पद, वो कुछ उसे उन्हें वहां से हासिल नहीं हुआ था। तो जिस राजनीति ने उन्हें इस स्तर पर पहुंचाया, इस ऊंचाई पर पहुंचाया, वहां से वो क्यों फिसल गई, या फिसल गई कहना ठीक होगा, या यूं कहें कि वहां उससे वो क्यों निकल गई। बल्कि इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि उन्हें वहां से क्यों रुखसत होना पड़ा, क्यों निकलना पड़ा। वो कौन सी परिस्थितियां थी, कौन से दबाव थे जिनकी वजह से उन्हें इतना कठिन कड़ा फैसला लेना पड़ा। कोई भी व्यक्ति जिसने इतने ऊंचे स्तर का सत्ता सुख भोगा हो, जिसकी पहुंच प्रधानमंत्री तक सीधी हो, जिस पर प्रधानमंत्री इतना भरोसा करते रहे हो, जो उस तरह की के अनुभव वाली न रही हो, उस तरह का उनका कद काठी न रहा हो, उनका ज्ञान न रहा हो, उसके बावजूद उन्हें कैबिनेट मंत्री, कभी एचआरडी मिनिस्ट्री, कभी कपड़ा मंत्रालय, कभी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और कभी बाल एवं महिला कल्याण जैसे मंत्रालय एक के बाद उन्हें एक दिए जाते रहे। फिर क्या हुआ? कई लोग तो मानते हैं कि स्मृति ईरानी बीजेपी का भविष्य थी। सुषमा स्वराज के जाने के बाद बीजेपी के पास एक भी ऐसा चमकदार महिला फेस नहीं है। निर्मला सीतारमन को कोई उस तरह से देखता ही नहीं, वो मास लीडर है ही नहीं, वो उस तरह की वक्ता नहीं है, उस तरह की उनकी राष्ट्रीय पहचान नहीं है। भले ही वो वित्त मंत्री बनी हो, लेकिन सब जानते हैं कि वो मोदी की कृपा से बनी है। लेकिन स्मृति ईरानी की एक अपनी छवि भी थी, और उनकी छवि और उनके कद में बढ़ोतरी हुई थी जब उन्होंने 2019 के चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता को हरा दिया था, गांधी परिवार के एक शख्स को हरा दिया था। और वहीं से उन्होंने एक उछाल भरी थी, उड़ान भरी थी, और लग रहा था कि ये महिला बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी ताकतवर ब्रह्मास्त्र साबित होगी। फिर क्या हुआ? बीजेपी ने उन्हें ऐसे क्यों जाने दिया? बीजेपी का जो हाई कमान है उसने उन्हें रोका क्यों नहीं? लोकसभा चुनाव में हार के बाद से उनको इस तरह से परित्यक्त क्यों कर दिया? उनको किनारे क्यों डाल दिया? डस्टबिन में क्यों डाल दिया? उनकी कोई पूछताछ नहीं, उनका कोई उपयोग नहीं। अमूमन तो होता यह है कि अगर इतने इस कद का नेता चुनाव हार जाता है तो उसे राज्यसभा के रास्ते संसद में लाया जाता है और उसे फिर मंत्री भी बनाया जाता है। और स्मृति ईरानी तो मोदी जी की खासम खास थी, उनके लिए ये क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं हुआ? ये बहुत बड़ी पहेली है। 1 साल तक स्मृति ईरानी लगभग चुप रहीं। एक
पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ बातें ज़रूर कही थी, इशारतन, सीधे भी नहीं। और उस इंटरव्यू में उन्होंने परोक्ष रूप से राहुल गांधी की भी तारीफ की थी, उनकी रणनीति की, उनके लड़ने के अंदाज पर उन्होंने टिप्पणी की थी, सकारात्मक टिप्पणियां की थी। इसके अलावा न तो उन्होंने कभी किसी का क्रिटिसिज्म किया और न ही किसी की तारीफ उस तरह से की। फिर वो 1 साल तक शायद इंतजार करती रही कि बीजेपी हाईकमान उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देगा, और वो हुआ नहीं। ऐसे में इतने बड़ी उपेक्षा स्मृति ईरानी कैसे झेलती? उन्हें लगा होगा कि कहीं तो कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उन्हें महत्वहीन करार दिया जा रहा है, उन्हें हाशिए पर फेंक दिया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो राजनीति से बाहर चली जाए, अलविदा कह दे। ऐसी क्या बात हो सकती है? कयास बहुत तरह के हो सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। लेकिन एक सीधा सा सवाल ये उठता है कि जिन मोदी ने उनका करियर बनाया, ध्यान रखिए 2003 में मोदी जी ने ही अपने राज्य से उन्हें राज्यसभा चुनकर भेजा था, और उन्हीं के कहने पर स्मृति ईरानी अमेठी चुनाव लड़ने भी गई थी, और अमेठी की जीत, स्मृति ईरानी की जीत प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को, गांधी परिवार को हराने में कामयाबी हासिल की थी। तो ये एक ऐसी गुत्थी सबके सामने है कि वो मोदी जो स्मृति ईरानी को इस तरह से देखते थे, उन्होंने उन्हें क्यों दरबदर कर दिया, उन्हें अपनी नज़रों से क्यों गिरा दिया। स्मृति ईरानी से कहीं कोई बड़ी चूक हुई है? ऐसा कोई प्रमाण तो सार्वजनिक रूप से आया नहीं है। हाँ, अमेठी में वो कांग्रेस के एक अनजाने से उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा से चुनाव हार गई थी, लेकिन ये तो चुनाव में होता है, बड़े बड़े नेता हारते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी कभी चुनाव हार गए थे, इंदिरा गांधी भी हारी थी। लेकिन चुनाव के हारने से किसी नेता का भविष्य खत्म कर दिया जाए, ये तो एक षड्यंत्र के तहत ही हो सकता है। तो वो षड्यंत्र क्या होगा? कौन है जो स्मृति ईरानी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था? अगर आप इसको थोड़ा गहराई से देखेंगे तो एक कारण पर आपकी नजर जाएगी कि आखिरकार स्मृति ईरानी किसके लिए चुनौती बन सकती थी। कौन है वो लोग जो स्मृति ईरानी को एक चुनौती के रूप में देखने लगे थे कि कहीं स्मृति ईरानी जो बहुत वाक्पटु हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बोलती हैं, बहुत कटु भी बोलती हैं। आप स्मृति ईरानी को पसंद करें ना पसंद करें ये अलग बात है, लेकिन उनकी ये खूबियां थीं, वो बहुत आक्रामक ढंग से लड़ती थीं। उन्होंने संसद में राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर बहुत तीखे करारे हमले किए, गलत किए, बिलो द बेल्ट गई वो, उनकी भाषा गड़बड़ हो गई और उस स्तर तक नहीं जाना चाहिए था उनको, उससे उनकी छवि पर बट्टा ही लगा। लेकिन अगर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के बचाव में कोई जमकर लोहा लेता दिख रहा था उन दिनों, तो वो स्मृति ईरानी थी। ऐसी स्मृति ईरानी जो एक महिला है, एक चमकती हुई सितारा है, जो वाक्पटु है, मीडिया को कैसे हैंडल करना है जानती है दोनों भाषाओं में, और विपक्षी दलों पर भी करारे हमले कर सकती है। वो किनकी निगाहों में खटक रही थी, किनके लिए चुनौती बन रही थी? कहा जाता है कि अमित शाह ने उनको राज्यसभा भेजने का विरोध किया था, बल्कि उन्हीं की वजह से उनका राज्यसभा का रास्ता बंद कर दिया गया था।
अमित शाह बहुत पावरफुल है। नरेंद्र मोदी की बहुत सारी कमजोरियां उनको पता है, बहुत सारी नसें उनके हाथ में हैं, तो बहुत सारे फैसले वो मोदी जी से भी करवा सकते हैं। ये उनकी ताकत है, हैसियत है। और अगर उन्हें लग रहा हो कि देश में एक फिजा बदल रही है, देश में महिला मतदाताओं की अहमियत बढ़ रही है, महिलाओं का रिजर्वेशन लागू होगा, तो महिला नेताओं का रुतबा और भी बढ़ेगा, तो कल को स्मृति ईरानी एक स्वाभाविक, एक नेचुरल चॉइस न बन जाए बीजेपी की और आम जो बीजेपी के जो मतदाता हैं उनकी। कहीं ये खतरा अमित शाह को सताने तो नहीं लगा था? बहुत संभव है, क्योंकि अमित शाह इस मामले में बहुत शातिर हैं और पैंतरेबाजी बहुत अच्छी जानते हैं। उन्हें पता है कि कब किसके कद को काटना है, कब किसकी राजनीतिक हत्या करनी है, इस सब में वो बहुत माहिर है। अगर ये वजह नहीं होती तो फिर क्यों कोई अपना इतना अच्छा करियर, चमकदार करियर छोड़कर वापस उस छोटी सी दुनिया में लौट जाता और वही घिसा पिटा सास का रोल करने लगता। ये बड़ा एक त्रासद, ट्रेजिक चैप्टर है राजनीति का। स्मृति ईरानी के राजनीतिक करियर का तो है ही, लेकिन वैसे भी है कि एक महिला नेता इस तरह से धूमकेतु की तरह आकाश में छाती है और फिर धूमकेतु की ही तरह वो गिर कर खत्म कर दी जाती है, गिरा कर खत्म कर दी जाती है। तो अमित शाह और मोदी, क्या दोनों ने मिलकर स्मृति ईरानी को ठिकाने लगा दिया? इसके अलावा कोई और कारण हो भी नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी के अंदर और मोदी सरकार के अंदर किसी की हैसियत ही नहीं है, किसी के पास इतनी ताकत, इतनी सत्ता ही नहीं है कि वो किसी नेता का करियर बर्बाद कर सके या किसी नेता का करियर बना भी सके। तो ये बहुत बहुत संभव है, बल्कि 100% संभव है कि इन दोनों नेताओं की आपसी समझ ने, या आप ये कह लें कि दोनों नेताओं के षड्यंत्र ने स्मृति ईरानी को वापस वहीं भेज दिया जहां से वो आई थी। ये कोई बहुत खुशनुमा फैसला नहीं रहा होगा स्मृति ईरानी के लिए। बहुत दर्द सह के उन्होंने ये फैसला किया होगा, लेकिन शायद वो अपने मौके का इंतज़ार भी करेंगी। उन्होंने बीजेपी छोड़ी नहीं है। हालांकि इस तरह की भी रिपोर्ट आ रही है कि शायद वो बीजेपी छोड़ देंगी, और कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी जा सकती हैं वो। हालांकि पर्सनली मुझे नहीं लगता जितनी कटुता कांग्रेस और गांधी परिवार के प्रति उनके अंदर में भरी हुई है, वो लेकर वो वहां कैसे जाएंगी। लेकिन आप ऐसे भी बहुत सारे नेताओं को देख रहे हैं जिनके अंदर मोदी के प्रति, बीजेपी के प्रति, आरएसएस के प्रति भयानक विरोध भावना थी, भयानक नफरत थी, लेकिन आज वो वहीं जाकर बैठे हुए हैं। सिंधिया से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा तक बहुत सारे नेता, गिनती लंबी है। तो क्या स्मृति ईरानी भी वो दूरी तय कर सकती हैं बीजेपी से कांग्रेस के बीच की? ये भविष्य की संभावना है, कहा नहीं जा सकता। राजनीति संभावनाओं का खेल होती है, उसमें कुछ भी संभव है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर राजनीतिक हालात बदलते हैं तो स्मृति ईरानी वापस बीजेपी की राजनीति में लौट सकती हैं और फिर से
वो चूंकि एक शून्य है, एक वैक्यूम है बीजेपी में महिला नेताओं का, वैसी महिला नेताओं को जो लड़ाकू हों, जुझारू हों, अच्छा वाक्पटु हों, हिंदी अंग्रेजी दोनों में मीडिया को हैंडल करना जानती हों, एक राष्ट्रीय छवि पहचान हो, ऐसी महिला नेता अब बीजेपी में नहीं है कोई। तो वो एक वैक्यूम है जिसको स्मृति ईरानी वापस लौट कर भर सकती हैं और अपने लिए फिर एक जगह बना सकती हैं, और बीजेपी को भी उनकी ज़रूरत रहेगी। आज अमित शाह बहुत ताकतवर है, मोदी सर्वे सर्वा है, तो वो स्मृति ईरानी की राजनीतिक हत्या कर सकते हैं। लेकिन कल अमित शाह का क्या होगा, मोदी जी कितने दिन रहेंगे, ये कहना मुश्किल है। भागवत ने तो रिटायरमेंट का प्लान बता ही दिया है उनको, हालांकि वो रिटायर नहीं होने जा रहे हैं, ये सब लोग मान कर चल रहे हैं। भागवत की बात आजकल सुनता कौन है? मोदी तो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, जिन्हें सत्ता से इतना प्रेम है कि वो 2029 में भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री बनने की घोषणा कर चुके हैं, तो वो तो नहीं हटने वाले। लेकिन इतना ज़रूर है कि राजनीति में कब क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। मोदी जी कितना भी हाथ पैर मार ले, अगर एक बार सत्ता हिलती है तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। ताश के महल की तरह धराशायी हो जाती है सत्ता, और बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजा महाराजा कहीं के नहीं रहते। तो हो सकता है स्मृति ईरानी उस वक्त का इंतज़ार करेंगी जहां पर वो फिर से एंट्री करेंगी राजनीति में और अपने मुकाम को हासिल करने की कोशिश करेंगी, या तो बीजेपी में, या हो सकता है कि कुछ समय बाद आप उन्हें किसी और पार्टी में देखें। लेकिन इतना अंत में कह देना ज़रूरी है कि स्मृति ईरानी का बीजेपी की राजनीति से हटकर टीवी इंडस्ट्री में जाना कोई सहज सरल फैसला नहीं था, खुद से लिया गया फैसला नहीं था, ये आरोपित फैसला है। एक षड्यंत्र की वजह से ही उन्हें सक्रिय राजनीति से हटकर जाना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।